नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से इसका आगाज हो रहा है। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 26 मई को पेश करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक शनिवार शाम 5 बजे लखनऊ में बुलाई थी। इस बीच खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल को स्थगित कर दिया है। अब विधानमंडल दल की बैठक कल 12 बजे बुलाई गई है और अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी विधायक और एमएलसीज को बुलाया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश बजट सत्र के दौरान योगी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली रवाना हो गए। अखिलेश यादव ने इस बैठक में अपने सभी विधायकों एमएलसी सदस्यों को हर हाल में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। सपा कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, किसानों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को सदन में घेरेगी। ऐसे में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सपा के विधानमंडल सदस्यों की बैठक में शामिल होते हैं कि नहीं, इसके बाद ही आजम खान के आगे की सियासत की तस्वीर साफ हो जाएगी। 2 जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के मामले में सपा से विधायक अब्दुल्ला आजम और शहर विधायक मोहम्मद आजम खान आज कोर्ट में पेश हुए। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की ओर से पूर्व में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही है और इस केस में सुनवाई के सिलसिले में मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला और अपने अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट में वो पहुंचे थे। दूसरी ओर केस के बाद ही बीजेपी नेता आकाश सक्सेना भी कोर्ट पहुंचे। इस दौरान कचहरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए। एमपी एमएलए कोर्ट एसीजेएम फर्स्ट रामपुर में आज 2 प्रकरण हैं, जिनमें दोनों में गवाह तलब किए गए हैं। एक है 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला, क्राइम नंबर 4/19 थानागंज, और दूसरा है 2 पासपोर्ट से संबंधित मामला 594/2019 थाना सिविल लाइन्स। इसमें पासपोर्ट ऑफिसर मिस्टर नसीम अहमद को अदालत ने तलब किया है, उनसे जिरा जारी है पिछले तारीखों से। और 2 जन्म प्रमाण पत्र में सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया गया है, इनसे भी जिरा जारी है। न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। हाँ, चूंकि अब्दुल्ला आजम खान 2 पासपोर्ट के मामले में अभियुक्त हैं, इसलिए आए हैं, और आजम खान और अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र में दोनों ही अभियुक्त हैं, उस केस में भी वो हाजिर। यूपी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आजम खान और तीसरे मोर्चे को लेकर बड़ा बयान दिया है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अब आजम खान के बारे में अब वो जमानत होके आए हैं। माननीय आजम खान जी ने खुद ही कहा है कि उनकी जड़ों में मट्ठा उन्हीं के लोगों ने डालने का काम किया है। तो अब मेरे कहने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है। ये अब समझ में हमारे ही नहीं और आपके ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की समझ में आ गया है जो उन्होंने वक्तव्य दिया है। मुझे नहीं लगता तीसरा मोर्चा संभव हो, लेकिन ये जब विधानसभा में बैठेंगे तो फिर अपने अपने हिसाब से बोलेंगे। लेकिन मेरा कहना तो ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब दिखावे मात्र की बात है। ये सबकी आस्था समाजवादी पार्टी में। वाराणसी का ज्ञानवापी मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जहां बाबा विश्वनाथ धाम के नजदीक लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, उसी परिसर से मां श्रृंगार गौरी की पूजा का वीडियो भी सामने आया, लेकिन जनता टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ना ही प्रशासन करता है। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां पर देश के अन्य मंदिरों की तरह हर दिन पूजा पाठ और आरती की मांग की जा रही है। जिन महिलाओं ने ज्ञानवापी के अंदर पूजा अर्चना करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाते हुए अर्जी लगाई है, उन्होंने भी इस पूरे मामले को देश के हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया, जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक में इस पूरे मामले की गूंज सुनाई पड़ी। अभी इस जगह पर साल में सिर्फ एक बार पूजा की इजाजत है। बताया जाता है कि ये मां का स्वयंभू विग्रह है, इसलिए माता के भक्त यहां लगातार पूजा अर्चना करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार अपने अपने दावे दे रहे हैं। ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी और सर्वे हो चुका है। इस दौरान मस्जिद के वजूखाने से बाबा के मिलने का दावा भी किया गया है। बरेली मंडल के बदायूं में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को मंदिर के कमरे में प्रेमी युगल किशोर और किशोरी के शव लटके मिले।
ये देख ग्रामीण जहां खड़े रह गए तो वहीं दोनों के परिजनों ने ऑनर किलिंग की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वो दोनों आपस में प्यार करते थे, साथ जीने और मरने की कस्में खाते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ जो दोनों ने मौत की राह चुनी और फांसी के फंदे पर झूल गए। जी हाँ, बदायूं जिले में मंदिर में फांसी के फंदे पर झूलते मिले प्रेमी युगल की कहानी कुछ ऐसी ही है। गांव के लोग इस घटना को ऑनर किलिंग से भी जोड़कर देख रहे हैं। मामला उसावा थाना इलाके के मनसा नगला गांव का है, जहां मंदिर में दो प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे पर झूलते मिले हैं। पास ही बियर की बोतल और गिलास भी मिला है। प्रेमी युगल की पहचान धर्मपुर गांव के रहने वाले विकेश पुत्र मुनेन्द्र और लड़की की पहचान मनसा नगला निवासी कीर्ति के रूप में हुई है। दोनों के शव अलग अलग साड़ी से लटके हुए थे। इस प्रेम कहानी में दो एंगल निकल कर आ रहे हैं। या तो दोनों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों से हैं। दूसरा एंगल ये है कि दोनों को मंदिर में मिलते हुए किसी ने देख लिया हो और दोनों को मारकर उनके शव लटका दिए हो। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से सूचना दी गई थी कि मंदिर में रहने वाले मुनेन्द्र की बेटी धर्मपुर निवासी मुनेश के बेटे ने मंदिर के ऊपरी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब पुलिस ये जाँच कर रही है कि मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का। ये जनपद बदायूं के मनसा नगला गांव में ये मंदिर है। इसी मंदिर में ये मुनेश जी रहते हैं। उनकी 16 वर्षीय पुत्री और इसी गांव के मजरे धर्मपुर के मुनेश यादव जी हैं। उनके बेटे ने आज इसी मंदिर परिसर में ऊपर की तरफ लटक करके आत्महत्या की है। इस बात की सूचना प्रातःकालीन ग्राम प्रधान मनसा नगला द्वारा दी गई थी। इस मौके पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, फॉरेंसिक टीम है और दोनों की शवों को परीक्षा हेतु मर्चरी भेज दिया गया है और फॉरेंसिक टीम, हमारी पूरी टीम यहाँ पे घटनास्थल की छानबीन कर रही है। हम शीघ्र ही जो इस घटना के आत्महत्या के क्या कारण हैं इसका पता लगाएंगे और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या का कोई हल नहीं है, लेकिन आत्महत्या के अनसुलझे ख्याल में फंस गया एक प्रेमी जोड़ा, जिसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दिया। ये हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच पुलिस करने में जुट गई है। बदायूं से अवधेश मिश्रा के साथ डेस्क से रंजीत यादव, जनता टीवी। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर एक मां की मौत के बाद उसके शव के साथ उसकी बेटी 8 दिनों तक बैठी रही। दुर्गंध उठने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला करी, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पड़ताल शुरू करी और बेटी से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सही जानकारी न मिलने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में 4 दिन पहले मृत्यु दर्शाया गया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। इस संबंध में विवेचक द्वारा, जो हमारे पुलिस द्वारा, उसमें एक्सपर्ट का राय लिया जा रहा है और डॉक्टर से बयान लिया जा रहा है कि मृत्यु का कारण के बारे में, और बहुत गहराई से छानबीन हो रहा है और जो भी तथ्य सामने आ गए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पौष इलाके मयूर विस्तार रेजिडेंसी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर दिल को दहला देने वाली एक घटना हुई है, जिसमें एक बेटी जिसकी मां 8 दिन पहले गुजर गई, वो अपनी मां के शव के साथ उसी घर में रही, लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। बताया जा रहा है कि जब मोहल्ले वालों को शव की बदबू आई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आके दरवाज़ा तोड़ करके शव को बाहर निकाला। हम इस समय उसी घर के बाहर मौजूद हैं जिसमें ये रहती थी और बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उनकी लगभग 61 साल उम्र है। HAL से रिटायर्ड इंजीनियर थी, जो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। पति से पहले ही उनका तलाक हो चुका है। ये काफ़ी दिनों से कैंसर से भी पीड़ित थी, लेकिन क्या कारण है मौत के यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस आई तो वो बॉडी निकाल रही थी, तो उस दौरान लड़की ने भी विरोध किया, निकालने से मना किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस एक आशंका जता रही है कि क्या मृत्यु के कारण के पीछे उसकी बेटी भी हो सकती है, लेकिन इस तमाम पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, पर जिस तरीके से ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली
घटना है कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और बेटी ने अपनी मां के बारे में क्यों किसी को नहीं बताया। फिलहाल बेटी को करीबी रिश्तेदारों के साथ भेज दिया और पुलिस बता रही है कि बेटी मानसिक रूप से तनाव में चल रही है, जिसके चलते वो कुछ भी नहीं कह पा रही है। फिलहाल पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। कैमरा पर्सन रियाज। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर से। प्रशासन ने ललितपुर में शुरू किया अतिक्रमण अभियान। सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलता गरजता नजर आया है। अतिक्रमण के दौरान फोर्स के साथ में तमाम अधिकारी भी तैनात रहे। अभियान के दौरान दुकानदारों में बुलडोजर से हड़कंप भी मचता नजर आया है। तो अभियान के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ललितपुर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रशासन ने ललितपुर में अतिक्रमण अभियान का आगाज करते हुए कई जगहों से अतिक्रमण को हटाया भी। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हुए। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे चारधाम यात्रा में अव्यवस्था के सवाल पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार अपनी ओर से यात्रा को सुगम बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से यह अनुरोध किया है कि पंजीकरण होने पर ही यात्रा के लिए आएं। साथ ही सीएम धामी ने केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल को समृद्धि और उपलब्धियों से भरा कार्यकाल बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 सालों में विकास की नई इबारत लिखने का काम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में जीत के लिए आश्वस्त होने की बात कही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे थे। हरिद्वार में उन्होंने जगदीश स्वरूप आश्रम में भागवत कथा के आयोजन में शिरकत करी। तो वहीं गुरमीत सिंह का संत समाज और आयोजनकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत भी किया। आपको बता दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह पहली बार हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यहां संतों का आशीर्वाद लेते हुए पंजाब सरकार के अच्छे कामों की सराहना भी की है। उत्तराखंड वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में एमडीडीए के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी, जिसमें उन्होंने इसके अतिरिक्त चल रहे कार्यों के मौजूदा स्टेटस की रिपोर्ट मांगी, जिसमें मुख्य कार्य ऋषिकेश, मसूरी में मल्टी लेवल पार्किंग, डोईवाला में बस अड्डा, इन सभी निर्माणाधीन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और समय समय पर प्रगति रिपोर्ट देने की बात अधिकारियों से कही गई है। बैठक के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने नक्शा पास करने को लेकर सख्त निर्देश दिए। कहा कि लोगों के भवनों के नक्शे जल्द से जल्द पास किए जाने चाहिए, जिसमें आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिनों में, कमर्शियल भवनों के नक्शे 30 दिनों में पास हो जाएं। जो मेरे पिछली बार मैंने कहा था कि जो हमारा इसके नक्शे पास करने में 15 दिन, कमर्शियल नक्शे 30 दिन, उसकी मैंने जानकारी ली है और उसमें इन्होंने इस बार कुछ प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी है और ये भी कहा है कि यदि माना 15 दिन का टाइम है तो 15 दिन में नक्शे पास हो जाने चाहिए। यदि इसमें आपने इंक्वायरी लगानी है, पता चला 2 दिन हमने हमारे एप्लीकेंट को 2 दिन लगे, तो 15 और 2 17 दिन के अंदर वो पूरा होना चाहिए। 30 दिन का कमर्शियल का है, उसमें भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दी। एक विषय जो गंभीर है वो मुझे आपको भी कहना है, जिसके लिए मैं बहुत कड़ाई से आज मैंने बात की है। बहुत जगह पे हमारे यहाँ अवैध बिल्डिंग्स बन रही है और उस अवैध बिल्डिंग बनने का खाली अकेला दोषी वो व्यक्ति नहीं हो सकता जो वहां बिल्डिंग बनाता है। उस टाइम पे हमारे सुपरवाइजर की क्या भूमिका है, उस टाइम पे हमारे संबंधित चाहे जेई है उनकी हमारी क्या भूमिका है। केदारनाथ यात्रा के दौरान गंभीर बीमार तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अभी तक 60 से ज्यादा गंभीर बीमार और खाई में गिरने वाले यात्रियों को रेस्क्यू के साथ ही एयरलिफ्ट किया गया। जिला प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें तत्काल इलाज मुहैया भी कराया जा रहा है। वहीं अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा में 23 तीर्थयात्रियों की मौत भी हो चुकी है, जहां 22 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई, जबकि एक तीर्थयात्री की मौत खाई में गिरने से हुई है। आपको बता दें कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की दूरी 19 किलोमीटर की और यहाँ पैदल चलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। साथ ही धाम में हर दिन दोपहर के बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने से ठंड बढ़ जाया करती है। इसके बाद भी तीर्थयात्री बचाव को लेकर पूरे संसाधनों के साथ नहीं पहुंच रहे हैं और उन्हें
दिक्कतें हो जाती हैं। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी अनहोनी घटना घटने पर प्रशासन पूरी तैयारी से मुस्तैद है और इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक करीबन 60 से अधिक लोगों को हमने रेस्क्यू किया है और उनको इमरजेंसी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई हैं। आज सुबह भी एक इमरजेंसी का केस था केदारनाथ धाम में, जिनको हमने सक्सेसफुली रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में एडमिट कराया है। तो निरंतर हमारे प्रयास हैं कि अगर कोई भी अनहोनी घटना घटती है या किसी का स्वास्थ्य में कोई गिरावट परिलक्षित होती है तो हम तत्काल उनको इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करें। जिला विकास प्राधिकरण में कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद पता चला कि पिछले 4 सालों में प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार से संबंधित 309 से ज्यादा फाइलें डंप की हैं। अब इन फाइलों को खोलकर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने सारी फाइल की रिपोर्ट तलब की। बताया जा रहा है कि मानकों को ताक पर रखकर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सभी फाइलें जुड़ी हुई हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव और संयुक्त सचिव से स्पष्टीकरण भी मांगा है। प्राधिकरण ने सभी जुड़ी फाइल कब, किसने और क्यों बंद की, इसकी जांच शुरू करवा दी और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 2 तरह की खामियां मिली थी। एक तो पहली जो बड़ी खामी है वो ये है कि जब प्राधिकरण का गठन हुआ और विनियमित क्षेत्र बंद हुआ, बंद से मेरा मतलब प्राधिकरण में शामिल हो गया, तो उस दौरान जितनी भी चालान थे अलग अलग मसलों के, चाहे हो सकता है अवैध बिल्डिंग के हों या फिर हो सकता है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता हो, उनके चालानों को बदस्तूर आगे भी चलते रहना था, उनकी सुनवाई होनी थी, नियमित रूप से उनका निस्तारण होना था। ये ना हो कि उन फाइल्स को बंद कर दिया गया। कैसे किया गया, क्यों किया गया, किसने किया, इस बारे में मैंने शो कॉज नोटिस जारी किया है बताने के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की कार्रवाई पेपरलेस होने जा रही है। योगी सरकार ने इस काम को भी मिशन के तौर पर लिया है और अब विधानमंडल का बजट ई विधान प्रणाली से होगा। आज नवनिर्मित विधायकों को टैबलेट से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। सभी विधायकों को टैबलेट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा को संबोधित भी किया। यूपी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि योगी जी के निर्देश के अनुसार सभी विधायकों को काम करना चाहिए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज प्रबोधन कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देने का काम किया है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों ही थे। उन्होंने एक मार्मिक अपील की कि जो विधान सभा में जो विधायक चुनकर आए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्षी हों, उन्हें अपनी विधानसभा से, जनता से जुड़े मुद्दे विधानसभा में उठाना चाहिए और उनको हल कराने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हर विधायक चाहता है उसकी विधानसभा में काम हो, तो मुझे लगता है हर विधायक अपनी विधानसभा के अहम मुद्दे उठाएंगे और उनको हल कराने का भी प्रयास करेंगे। इसलिए विधानसभा अच्छी तरीके से चलने की संभावना है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो और सुरक्षित हो। नमस्कार।